नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें। अहम जानकारी, बड़ा अपडेट। सीएम योगी आदित्यनाथ के आज कई कार्यक्रम है। वहीं सीएम योगी का गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। तो सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में आज रुद्राभिषेक और हवन पूजन भी किया है और गोरखपुर में व्यापारी सम्मेलन में भी आज शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाराजगंज में भी जनसभा करते हुए नजर आएंगे सीएम। वहीं कुशीनगर में 1 बजे जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बैक टू बैक कई कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ के। वहीं देवरिया में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। वाराणसी में जनसभा करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी के आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करने का आयोजन है। वहीं सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। गोरखनाथ मंदिर में भी उन्होंने हवन पूजन रुद्राभिषेक किया है और गोरखपुर में व्यापारी सम्मेलन में होंगे शामिल सीएम योगी। तो महाराजगंज में भी जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुभाष गुप्ता गोरखपुर से। तो सुभाष, आज काफी ज्यादा बैक टू बैक कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ के। क्या कुछ मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी? जी बिल्कुल मनीषा, मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगर निगम चुनाव को लेकर गोरखपुर में कल यहाँ पहुंचे थे और यहाँ पे उन्होंने कल 2 कार्यक्रम किया था। और आज सबसे पहले उन्होंने जन लोक कल्याण के लिए उन्होंने जो है गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने रुद्राभिषेक किया और हवन पूजन किया। और आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के लिए आज निकले हैं वो। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर बाद जो आर्य नगर सरस्वती विद्या मंदिर में पहुंचेंगे और यहाँ पे व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और व्यापारियों को बताएंगे कि किस तरीके से 5 साल से लगातार जो है यूपी की गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है और गोरखपुर में जिस तरीके से विकास हुआ है, पूर्वांचल में जिस तरीके से विकास हुआ है, नाली सड़क और पोल सबका निर्माण हुआ है, उसके बारे में बताएंगे। और जहाँ यहाँ तक कि आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं जो गोरखपुर वासियों को उसका लाभ मिलकर चलाया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज व्यापारियों के हित के बारे में भी बताएंगे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने जो है लगातार व्यापारियों के हित में काम किया है। तो इन सभी की उपलब्धियों को गिनाते हुए आज वो व्यापारी सम्मेलन करने वाले हैं और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे। उसके बाद वो देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। बिल्कुल सुभाष, तो जिस तरह से तूफानी दौरों पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा जा सकता है कि निकाय के लिए माहौल बनाने में बीजेपी पूरी तरह से जुटी हुई है। जी बिल्कुल मनीषा, आपको बता दें कि उधर अन्य पार्टियों की से ज्यादा जो है आप दिख रहा है इस बार मेयर चुनाव, नगर निकाय चुनाव में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। अब गोरखपुर में जो है 2 मई को प्रचार समाप्त हो जाएगा और इस तरीके से लगातार इसके पहले जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इसी दौरे पर गोरखपुर आए थे और वो तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ पे संबोधित उन्होंने किया था और गुरु मंत्र दिया था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव को पूरी गंभीरता से ले रही है, वही अन्य पार्टियों में वो खूबी नजर नहीं आ रही है, वो उत्सुकता नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कमान संभाल रखे हैं और पूरे तरीके से प्रयास कर रहे हैं बीजेपी के पक्ष में वोटिंग कराने के लिए। बिल्कुल सुभाष, तो कहा जा सकता है कि केवल सीएम योगी ही नहीं बल्कि बीजेपी के तमाम नेता भी काफी ज्यादा प्रोएक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर। और ऐसा लग भी रहा है कि उनके बैक टू बैक कार्यक्रम का जनता पर कुछ असर भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर पहुंच रहे हैं और कन्वेंसिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से बीजेपी पूरी तरीके से जो है फ्रंट फुट पे आके जो है जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रही है, लोगों के बीच जा रही है। और अभी बता दें कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जो है डॉक्टर यानी चिकित्सकों के साथ उन्होंने एक सम्मेलन किया था और चिकित्सकों के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से यूपी सरकार या भारत सरकार किस तरीके से लगातार उनके हित में काम कर रही है। तो ठीक है सुभाष, बिल्कुल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अधिक जानकारी के लिए आदित्य भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आदित्य, कुशीनगर का भी दौरा है आज सीएम योगी आदित्यनाथ का, उनके दौरे के मद्देनजर क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ ताजा जानकारी? आदित्य, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
आदित्य, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? ये आवाज आपकी आ रही है? बिल्कुल आदित्य, ये जानना चाहेंगे कि कुशीनगर भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, उनके दौरे के मद्देनजर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं कुशीनगर में? जी मनीषा, जैसा कि आपको बता दें कि आज कुशीनगर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हो रहा है। आगमन को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है और उदित नारायण पीजी कॉलेज में उनका कार्यक्रम होगा और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ कुशीनगर में 3 नगर पालिका और 10 नगर पंचायत हैं, जिसके सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए वो आज अपील भी करेंगे। क्योंकि गोरखपुर के होम उनका जिला रहा है, उसके बाद कुशीनगर भी साथ में है और कुशीनगर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का लगातार प्रभाव है, जिसकी वजह से उनके आने के बाद जो प्रत्याशियों में मतदान की वृद्धि हो सकती है। तो कहीं ना कहीं उनके आने से जो भी उम्मीदवार हैं उनको लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। और आदित्य, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद अलग अलग जिलों में जाने का फैसला लिया है, खुद पूरी निकाय की कमान संभाल रखी है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इसका एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आगामी चुनाव में। जैसा कि आपको बता दें कि जो भाजपा है, भाजपा की सरकार और भाजपा के लोग किसी भी चुनाव को छोटा नहीं समझते हैं। नगर निकाय हो या सांसदीय हो या विधानसभा का हो, कोई भी चुनाव को छोटा नहीं समझते हैं। इसलिए आज यह जो निचली पौधान है उसको मजबूत करने के लिए भाजपा कर रही है, जिसके लिए पूरी कमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं और यहाँ संभालते हुए यहाँ अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए लोगों से अपील करेंगे और हमें लगता है कि वादे से पूरी तरह से उम्मीदवारों का जो वोट में वृद्धि होगी। जी ठीक है आदित्य, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी प्रचार लगातार जारी है। कुशीनगर में भी 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ के बैक टू बैक आज कई कार्यक्रम होने हैं। और वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो धर्मेंद्र, वाराणसी में भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, उनका दौरा है, क्या कुछ मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहने वाले हैं वाराणसी में? दोपहर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचेंगे और वो शिवपुर में वाराणसी की शहर कैंट की विधानसभा है, जहां पे स्टेडियम है, वहां पे वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तदुपरांत वो वाराणसी में प्रबुद्ध जन, जो वाराणसी की दिशा दशा और रणनीति को तैयार करते हैं, जो प्रबुद्ध होते हैं काशी के, जो पूरे चुनाव का समीकरण बनाते हैं, उनके साथ वो दोपहर के बाद जनसभा के बाद वो जाएंगे और उनके साथ बैठक करेंगे। 1 घंटे की बैठक है और वाराणसी के चुनाव, जो निकाय चुनाव है, चूंकि लोकल चुनाव है और कुछ लोकल सीटें बढ़ी हैं, तो कई चीजों को लेकर मंथन करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो जाति समीकरण की बात की जाए, लगभग 20 साल से बीजेपी का कब्जा मेयर सीट पर है और उसको लेकर बीजेपी कहीं से ये नहीं चाहती है कि 20 साल का जो इतिहास है उसको तोड़ने में कोई पार्टी सक्षम हो सके। क्योंकि अन्य पार्टियों ने भी जिस तरीके से दांव खेला है वाराणसी की मेयर सीट पर, लोकल चेहरे को उतार कर और जातिगत समीकरण को देखते हुए उतारा गया है वाराणसी में, जैसे कांग्रेस से श्रीवास्तव और सपा से सिंह और भाजपा से वहीं ब्राह्मण को उतारा गया। तो 3 चेहरे जो होते हैं, तीनों जातियों के समीकरण की दिशा दशा तय करते हैं। तो कहीं न कहीं जो पार्टी, अन्य पार्टियों ने बीजेपी की जो रणनीति है उसको तोड़ने के लिए वो अपने एक स्तंभ को, मजबूत स्तंभ को लाए हैं, जिससे कि वाराणसी की जो मेयर सीट है उस पर लड़ाई जो हो रही है इस बार की, वो कहीं न कहीं त्रिकोणीय लड़ाई देखी जा रही है। सबसे बड़ी चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि मुख्यमंत्री लगातार इसलिए यहाँ लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और मेयर की सीट किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाना चाहिए। तो उसी को लेकर आज जनसभा करेंगे और प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद वाराणसी से रवाना लखनऊ के लिए होंगे। मनीषा। बिल्कुल धर्मेंद्र, तो जैसा कि आपने बताया कि एक त्रिकोणीय समीकरण यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तीनों ही चेहरे काफी ज्यादा मजबूत हैं, तो बीजेपी अपने आप को किस तरह से मजबूत देख पा रही है वाराणसी क्षेत्र में? देखिए मनीषा, जो बीजेपी का 20 साल का इतिहास रहा है, वो लगातार मेयर सीट पे कब्जा रहा है बीजेपी का। और चूंकि वाराणसी की जनता लगातार वाराणसी के विकास, डेवलपमेंट को लेकर वोट करती थी, लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो रोष में तब्दील हुई हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री के चेहरे पे यहाँ वोट होते हैं, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा ही और प्रधानमंत्री के जो विकास मॉडल की बात होती है, वाराणसी में डेवलपमेंट जिस तरीके से काशी का हुआ है, उस तरीके से लगातार वाराणसी की जनता, वाराणसी की जैसे विधानसभा की अगर स्थिति देखी जाए तो 8 सीट पे बीजेपी का कब्जा रहा,
इसके पूर्व में भी बीजेपी के मेयर सीट पे जो फाइट हुई थी, अच्छी खासी बीजेपी के प्रत्याशी को मेयर फिर पद मिला था। और इस बार भी बीजेपी इस तरीके से चाहती है कि बहुमत तो मिले लेकिन पूर्णतया मिले। लेकिन अन्य पार्टियों का जो समीकरण है, उस भारतीय जनता पार्टी के समीकरण को तोड़ने में जिस तरीके से लगे हैं, लोकल चेहरे और जातिगत समीकरण सबसे बड़ी चीज है। उसके साथ साथ मनीषा एक बड़ी बात बताना चाहूंगा, वाराणसी में जो ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा गया है, 20 ऐसे क्षेत्र जोड़े हैं, 16.5 लाख मतदाता जुड़े हैं, ओवरऑल टोटल हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें अब देखने को मिलेगी, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य पार्टियों का दबदबा हो सकता है या नहीं, जो पार्षद की सीट बढ़ी है उससे क्या असर होगा, या बीजेपी का जो विकास मॉडल या डेवलपमेंट को लेकर भी बीजेपी लगातार दावे कर रही है, क्या वो फिर सही साबित होता है या नहीं, ये तो वोट के दिन ही तय हो पाएगा। मनीषा, ठीक है धर्मेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तीनों सहयोगियों ने 3 अलग अलग क्षेत्रों से ये जानकारी दी। सीएम योगी आदित्यनाथ के आज कई क्षेत्रों में कार्यक्रम है और कार्यक्रम से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हमारे सहयोगी ने हमारे साथ साझा की है। और आपको बताना चाहेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आज बैक टू बैक कई कार्यक्रम हैं और धुआंधार प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं निकाय को लेकर, और निकाय को लेकर माहौल बनाने के लिए पूरी तरह से बीजेपी जुटी हुई है। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी आ रही है सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, सुल्तानपुर अयोध्या दौरे पर हैं ब्रजेश पाठक। वहीं सुबह 12 बजे सुल्तानपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे ब्रजेश पाठक। 2:35 पर अयोध्या में सभा करेंगे। वहीं सुल्तानपुर अयोध्या दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सुबह 12 बजे सुल्तानपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम। वहीं 2:35 में अयोध्या पहुंचेंगे, वहां पे भी एक जनसभा का आयोजन है। और सुल्तानपुर अयोध्या दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी माहौल बनाने में पूरी तरह से जुटी हुई है। जहां एक तरफ आज अपने गढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ गरजते हुए नजर आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सुल्तानपुर और अयोध्या के दौरे पर हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। वही वाराणसी की गंगापुर नगर पंचायत अब बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है, क्योंकि गंगापुर नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर सन 1955 से लगातार विपक्ष का कब्जा बरकरार है। और गंगापुर नगर पंचायत को जीतने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गंगापुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। वहीं नगर पंचायत के मुख्य बाजार में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मोदी योगी सरकार की योजनाएं तो गंगापुर में आ ही रही हैं, लेकिन उतनी गति से नहीं। उन्होंने आगे कहा कि इतना ही नहीं, नगर पंचायत के अध्यक्ष समेत सभी पदों पर पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी लगाया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में होने के बाद भी पिछले 2 दशकों से सपा और कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं। गंगापुर में विकास की गति को तेज करने के लिए कमल के फूल के निशान को जिताने की उन्होंने अपील भी की। इस बीच एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, बड़ी खबर अहम जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी मामले में आज फैसला आना है। तो गैंगस्टर एक्ट में आज कोर्ट फैसला सुनाएगा। वहीं कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में आज फैसला आ सकता है। कृष्णानंद राय समेत 7 की मौत हुई थी। वहीं आज अंसारी ब्रदर्स मामले में आज बड़ा फैसला आ सकता है। गैंगस्टर एक्ट में कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। वहीं कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में आज फैसला सुनाया जाएगा। तो अंसारी ब्रदर्स पर आज बड़ा फैसला आ सकता है और बताना चाहेंगे कि आज अहम फैसला आना है और गैंगस्टर एक्ट में कोर्ट फैसला सुनाएगा। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए प्रमोद कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्रमोद, आज अहम फैसला आना है अंसारी ब्रदर्स पर, क्या लगता है कि क्या कुछ फैसला आ सकता है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी मनीषा, पहले तो ये बताऊं कि कोर्ट में आज 15 साल पुराने मामले पर मुख्तार अंसारी उनके भाई अफजाल अंसारी फैसला आना है। ये मामला है भावरपुर वाराणसी मामले पर दोनों को गुंडागर्दी के तहत चार्जशीट जारी किया गया था। और ये जो मामला है 22 सितंबर 2022 को इन दोनों पर आरोप भी सिद्ध हो चुका था और 15 फरवरी का इसका फैसला आना था, परंतु पीठासीन अधिकारी के नहीं रहने से
ये फैसला उस दिन नहीं आ पाया था, जो कि आपको बताऊं कि 2007 में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर मुकदमा दर्ज किया गया था और 2005 में कृष्ण राय और नंदकिशोर रुंगटा अपहरण कांड से जोड़ करके इसको जो है कि इसको आधार बनाया गया था, उसी पे आज फैसला आना है। जी बिल्कुल प्रमोद, तो अगर फैसला आज आता है और सजा हो जाती है तो अंसारी ब्रदर्स की मुश्किलें किस तरह से बढ़ती हुई? देखिए, जिस तरह से अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी पे जो है कार्रवाई लगातार की जा रही है प्रशासन की तरफ से, अगर उन पर जो कि फैसला आ जाता है तो मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को इसका काफी खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, उनको जेल हो सकती है। और इस पर जो है कि जो मामला जो है कि कोर्ट फैसला आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है। बिल्कुल प्रमोद, और अफजाल अंसारी की विधायकी पे भी खतरा मंडरा रहा है इसी के साथ। जी, जो कि निकाय चुनाव है और सामने जो है कि लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, इस पर काफी जो है कि इस फैसले से जो है कि इसके ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ सकता है और इसकी राजनीति जो है कि खत्म भी हो सकती है। ठीक है प्रमोद, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त ये अहम जानकारी आपको बता रहे थे कि अंसारी ब्रदर्स पर आज बड़ा फैसला आएगा और इस अहम मामले में आज फैसला सुनाएगा कोर्ट। गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और उस मामले में आज फैसला आना है। वहीं बात कर लेते हैं अब उत्तराखंड की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है, लेकिन इस बीच उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली एसडीआरएफ की यात्रा मार्गों पर तैनाती कर दी गई है और असल में रुद्रप्रयाग में मौसम विभाग ने अलर्ट को जारी किया हुआ है। केदारनाथ धाम में बदले मौसम को देखते हुए यात्रियों से 1 सप्ताह तक अपनी यात्रा स्थगित करने की अपील प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो यात्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और मौसम को देखते हुए यात्रा पर नहीं आते तो उनके बाद यहां ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए जाएंगे और मौसम और यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब प्रशासन एक दिन में 8 से 10,000 के बीच ही यात्रियों को केदारनाथ भेजेगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नवीन, रुद्रप्रयाग में मौसम का अलर्ट जारी किया गया है प्रशासन की ओर से, क्या कुछ तैयारी यात्रियों को सुविधा को देखते हुए? जी मनीषा, निश्चित तौर पर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो गई। चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है और मौसम विभाग समय समय पर अपनी एडवाइजरी भी जारी कर रहा है। इसके साथ ही अगर बताना चाहेंगे कि जो केदारनाथ धाम की यात्रा है उस यात्रा को रोक दिया गया है। जिन यात्रियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है सिर्फ वही यात्री अभी केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकेंगे, क्योंकि लगातार जो केदारनाथ धाम में बर्फबारी यात्रा कर सकेंगे क्योंकि लगातार जो केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए या फिर उन्हें आवागमन में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। और जिलाधिकारी ने खुद एक अपनी वीडियो जारी कर उन्होंने साफ तौर पर यात्रियों से निवेदन किया है कि जो भी यात्री उत्तराखंड आ रहे हैं, चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए आ रहे हैं, वो मौसम का मिजाज देखते हुए यात्रा पा रहा है। तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। एसडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात है और चारधाम यात्रा में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसको लेकर पूरी तरीके से शासन और प्रशासन ध्यान दे रहा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जो यात्री आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका विशेष रूप से अधिकारी और कर्मचारी ध्यान रखें। तो चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। और जो केदारनाथ धाम की यात्रा है, फिलहाल जिन यात्रियों का रजिस्ट्रेशन है उन्हें ही सिर्फ चारधाम यात्रा के लिए भेजा जा रहा है। बिल्कुल नवीन, तो क्या लगता है कि जिस तरह से जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और मौसम को देखते हुए यात्रा पूरी नहीं करते, तो उनके लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की क्या कुछ सुविधा है? जी निश्चित तौर पर अगर बात की जाए चारधाम यात्रा को लेकर और केदारनाथ धाम की यात्रा में जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है उन्हें भी रोका गया है। उन्हें अब जब मौसम सही हो जाएगा इसके बाद ही जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था है उसके बाद ही वहां पर भेजा जाएगा। अभी तक जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो लोग वहां पर यात्रा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौसम विभाग है उसने अलर्ट एडवाइजरी जारी की है। तो साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, चारधाम यात्रा कर रहे हैं, वो मौसम का मिजाज देखते हुए आए। और जिन अगर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन को अभी रोक दिया गया है। 30 तारीख तक अभी रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। जिन यात्रियों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं सिर्फ वही यात्री केदारनाथ धाम की यात्रा कर पाएंगे।
ठीक है नवीन, तो पल पल का अपडेट इस पर आपसे लेंगे और बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। आपको बता दें इस वक्त का बड़ा अपडेट है देहरादून से, जहां जोशीमठ आपदा प्रभावितों को जल्द राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। वही केंद्र सरकार की ओर से अहम बैठक को भी बुलाया गया है, तो जोशीमठ आपदा प्रभावितों को राहत अब मिलेगी और केंद्र सरकार की ओर से इसके मद्देनजर एक आज बैठक भी बुलाई गई है। वहीं 3 मई को नई दिल्ली में बैठक बुलाई गई है, तो जोशीमठ से प्रभावित लोगों को राहत मिलती हुई वहीं करीब 3000 करोड़ रुपए की मांग की गई है और 3 मई को दिल्ली में बैठक का आयोजन होगा और बैठक में जोशीमठ पुनर्निर्माण के लिए राहत पैकेज भी मिल सकता है। पैकेज के तौर पर करीब 3000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। तो जोशीमठ आपदा प्रभावितों को जल्द राहत मिलती हुई नजर आएगी। वहीं केंद्र सरकार की ओर से अहम बैठक बुलाई गई है और बताना चाहेंगे कि 3 मई को नई दिल्ली में इस बैठक का आयोजन होगा और बैठक में जोशीमठ पुनर्निर्माण के लिए राहत पैकेज भी मिलेगा। तो बताना चाहेंगे कि पैकेज के तौर पर करीब 3000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। और एक बार फिर से नवीन का रुख कर लेते हैं। तो नवीन, जोशीमठ आपदा प्रभावितों को अब राहत मिलती हुई नजर आ सकती है, क्या कुछ ताजा जानकारी? जी मनीषा, निश्चित तौर पर जोशीमठ मामले को लेकर लगातार राज्य और केंद्र सरकार अपनी मॉनिटरिंग कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जोशीमठ में जो पुनर्निर्माण के कार्य होने हैं, जो बसावट के कार्य होने हैं, उसको लेकर राज्य सरकार ने 3000 करोड़ रुपए की डिमांड केंद्र सरकार से रखी है। तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लगातार इस विषय को चर्चा में उठाया जा रहा है और सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जो भी जोशीमठ में पुनर्निर्माण के कार्य हैं और जो बसावट के कार्य हैं, उसको लेकर केंद्र सरकार से राहत पैकेज की मांग की गई है। आने वाली 3 तारीख को दिल्ली में बैठक होनी है। केंद्र सरकार की इस बैठक होगी, केंद्र सरकार के द्वारा यह बैठक की जाएगी। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जो राहत पैकेज अगर मिलता है तो जोशीमठ मामले में एक बड़ी राहत देने की बात जरूर हो गई, क्योंकि लगातार राज्य सरकार यह कह रही है कि जोशीमठ मामले में किसी भी प्रकार से ढीला ढवाई नहीं पेश की जाएगी। जिन लोगों का पुनर्निर्माण का कार्य होना है उन्हें पूरी तरीके से मुआवजा और तमाम सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार पूरी तरीके से जोशीमठ मामले को लेकर गंभीर है और आने वाली 3 तारीख को जोशीमठ मामले को लेकर केंद्र सरकार बैठक भी करने जा रही है। बिल्कुल नवीन, तो बैठक करने जा रही है, राहत पैकेज का भी इसमें ऐलान हो सकता है। क्या कुछ और भी अन्य राहत मिलती हुई? जी निश्चित तौर पर अगर बात की जाए जोशीमठ मामले की, तो लगातार सरकार की यह पैरवी रही है कि जोशीमठ में जो भी लोग हैं उनको राहत पैकेज दिया जाए और सरकार ने केंद्र सरकार से डिमांड भी की है कि जोशीमठ मामले को लेकर सरकार जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाए और जो राहत पैकेज है उसको जल्द से जल्द जारी करे। वहीं दूसरी ओर अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो 3 तारीख को उस पर चर्चा हो सकती है और हो सकता है कि जो राहत पैकेज जोशीमठ मामले को लेकर केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे। तो सबसे बड़ी बात है कि बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि राहत पैकेज कितना मिलेगा और आगे के लिए क्या कुछ तैयारी रहेगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बैठक है वो 3 तारीख को होने वाली है और तमाम सारी इसकी तैयारियां भी कर ली गई है और आने वाले समय में बैठक होगी तो कहीं ना कहीं एक राहत की बात जरूर होगी जोशीमठ के मामले को लेकर। बिल्कुल नवीन, और जैसा कि आपने भी कहा कि कितने का पैकेज मिलना है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन किस तरह की अभी तैयारी चल रही है और बैठक में और कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हो सकती है जोशीमठ से जुड़े हुए? सबसे बड़ी बात है कि जो राहत और बचाव, जो वहां पर पुनर्निर्माण के कार्य हैं, जो जिन लोगों के घर टूटे हुए हैं, जिन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, उन विषयों पर चर्चा हो जाएगी। इसके साथ ही जो बसावट की बात की जाए, क्योंकि लगातार भूदसाव की जो समस्या जोशीमठ में आ रही थी उसको लेकर राज्य सरकार पूरी तरीके से गंभीर रही और राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से राहत पैकेज की मांग की है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि जो वहाँ पे बसावट की जो बात है, किस तरीके से पुनर्निर्माण का कार्य जोशीमठ का किया जाएगा और तमाम सारी व्यवस्थाओं को लेकर इन विषयों पर केंद्र सरकार से चर्चा होगी। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो राहत और जो बसावट का कार्य है, जो पुनर्निर्माण का कार्य है, उस विषय को लेकर जो बैठक होने वाली है उसमें तमाम सारे विषयों पर चर्चा होगी। ठीक है नवीन, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए जनता टीवी।